हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष गोयल। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसी वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आएंगे जिसमें कुछ चुने हुए क्वेश्चंस के थ्रू हम आपके चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स और सारे न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो क्लियर करेंगे। तो उसी सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है वो नीट के हिसाब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ग्रेविटेशन के अंदर ऐसे भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनालॉगस होते हैं। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से कर लें तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ही कम समय लगाना पड़ेगा बचे हुए कंसेप्ट्स को कवर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि वी हैव गॉट 5 मासेस और इन 5 मासेस को हमने एक स्क्वायर में इस तरह से अरेंज किया है कि 4 मासेस तो हमने कॉर्नर्स पे रखे हैं और एक मास जो है वो हमने उस स्क्वायर के सेंटर पे रखा हुआ है। 4 डिफरेंट सिचुएशंस आर शोन। सेंटर वाला जो मास है उस पे जो भी नेट फोर्स लग रही है इन 4 सिचुएशंस में, उन फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो हमें ढूंढ के निकालना है। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। m1 m2 उन मासेस की वैल्यूज हैं, उन पार्टिकल्स के मासेस हैं और r जो है उनके बीच का सेपरेशन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। दूसरा कंसेप्ट जो इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 मासेस के बीच का जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है तीसरे मास के। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां पे सेंटर वाले मास के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं तो पहले आप एक मास की वजह से निकाल सकते हैं, फिर आप दूसरे मास की वजह से, फिर तीसरे की वजह से और फिर चौथे की वजह से, और फाइनली आप उन फोर्सेस का वेक्टर सम करके नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। यहां पे मैं इन पिक्चर्स को पिक कर लेता हूं। ये मेरे पास 4 फिगर्स हैं। तो यहां पे ना एक और चीज जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो क्या है, जब आप ना बहुत सारी फोर्सेस को साथ डील करते हैं और उनको रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो बच्चे कई बार ना फोर्सेस के पूरे पूरे एक्सप्रेशंस लिखते हैं Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, जिससे ना सिर्फ आपका जो एक्सप्रेशन दिखने में है वो बल्कि हो जाता है और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ना एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। किस तरह से? देखो, मैं ये मान लेता हूं कि जो ये मास m है और ये वाला जो मास m है, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है दैट फोर्स इज F। तो एक किस्म से ये मेरी फोर्स F बेसिकली किसके बराबर हो गई? Gm² बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं ये 5m मास लेता हूं तो इसके लिए जो प्रोडक्ट आएगा वो 5m² आ जाएगा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो किसके बराबर आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 5F। जब मैं 3m वाला लूंगा तो यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा 3m², तो फोर्स विल बी 3F। और जब मैं फिर से 5m लूंगा ये वाला तो यहां पे फोर्स आ जाएगी 5F। अब देखो जरा ध्यान से, 5F और 5F इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगी। 3F और F भी अपोजिट हैं, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट बचेगा 3F माइनस F करेंगे तो 2F के बराबर बचेगा जी। एक्चुअली तो मेरे पास जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ गई? 2F A वाले केस में। अब यही चीज हमने रेप्लिकेट कर देनी है बाकी सब केसेस में भी। तो चलो, यहां पे भी M और M है तो इस फोर्स को F मान सकते हैं। M 2M है तो फोर्स 2F हो गई। M 3M है, फोर्स 3F हो गई। M 2M है, फोर्स फिर से 2F होगी। 2F 2F आपस में कैंसिल हो गए, 3F और F बचे, उनका रिजल्टेंट यहां पे 2F आ गया। तो मतलब ये हुआ कि जो A और B हैं उसमें जो सेंटर वाला मास है उस पे दोनों पे सेम फोर्स लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रही है। C वाला केस देखें, अब इसमें ना सेंटर वाला मास 2m कर लिया जी बेटा इन्होंने। तो अब मेरा प्रोडक्ट जो है m के साथ वो कितना आ गया? 2m²। तो फोर्स की वैल्यू को 2F लिखेंगे। 5m के साथ कितना आया? 10m², तो इसलिए 10F हो जाएगी। 3m के साथ 6m² तो ये 6F हो जाएगी। और फिर 5m है
तो कितना आ गया 10m², सो दैट इज 10f। 10f आपस में कैंसिल हो गई, 6f और 2f का रिजल्टेंट लेंगे तो 4f आ जाएगा। ठीक है जी। डी वाले केस में देखो यहां पे भी 2m है सेंटर पे, तो यहां पे हमारे पास कितनी आ गई, देखो 2m और m के बीच में 2f, 2m 2m के बीच में 4f, 2m 3m के बीच में 6f और 2m 2m के बीच में 4f। 4f कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे जो नेट फोर्स बचेगी डी वाले केस में वो भी 4f है। तो हमारा रिलेशन क्या बना, C और D आपस में बराबर हैं, A और B भी आपस में बराबर हैं, लेकिन C और D केस में जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली ज्यादा लग रही है। तो इसीलिए हमारी जो ऑप्शन बनेगी वो कौन सी बनेगी, CD वाली फोर्स बराबर है, AB वाली फोर्स बराबर है, तो इसके में लेकिन AB वाली फोर्स CD वाले केस से कम है जी एक्चुअली। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, इस क्वेश्चन में देखो जी क्या है, दिस क्वेश्चन सेज कि देयर आर 3 आइडेंटिकल बॉडीज। ठीक है बेटा, हर एक का मास क्या है, m है। दे आर मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ईच बॉडी। तो देखो बेटा बात ऐसी है, क्वेश्चन ये कहता है कि 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी, तीनों के मास m है, तीनों के तीनों एक ही सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका रेडियस r है। अब यहां पे जो चीजें हमें समझनी है वो क्या है, कि चलो क्वेश्चन कहता तो है कि इनकी स्पीड निकालो, बट जो अंडरलाइन कंसेप्ट्स हैं वो क्या है। देखो जी एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इन पार्टिकल्स पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, जो ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं वही फोर्सेस जो हैं उनके अंडर ये मोशन हो रहा है। एक पार्टिकल पे बाकी के 2 पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, इसका मतलब साफ है कि एक पार्टिकल पे 2 ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही हैं, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस तरह का मोशन कॉज कर रहा है। दूसरा, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन बिना फोर्स के नहीं मिलती। इसका मतलब साफ है कि किसी भी पार्टिकल को जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रही है वो बाकी 2 पार्टिकल्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से मिल रही है। अब क्योंकि यहां पे तीनों का मोशन आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों का जो प्लेसमेंट है सर्कल में वो सिमेट्रिकल होगा, जिस कारण से अगर मैं इन तीनों पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करूं थ्रू स्ट्रेट लाइंस, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आ जाएगा जी एक्चुअली। तो किसी भी मास का सेंटर से डिस्टेंस तो r के बराबर ही है जी एक्चुअली। अब अगर मैं किसी भी एक मास के ऊपर बाकी की 2 मासेस की वजह से फोर्स देखूं, जैसे ये वाला मास है, ये मास इस मास पे सपोज करो फोर्स लगाता है F, सिमिलरली ये वाला मास भी कितनी फोर्स लगाएगा, F ही लगाएगा जी एक्चुअली। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बेशक से सेम हो लेकिन डायरेक्शंस में अलग है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी। अब मेरे पास अगर 2 फोर्सेस हैं, सेम है, लेकिन उनके बीच का एंगल कितना है, इक्विलेटरल होने की वजह से 60 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कहीं। इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? देखो बेटा सीधी सी बात है, जब 2 वेक्टर्स होते हैं, मान लो उनके मैग्नीट्यूड A और B हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो मान लो 60 डिग्री है या थीटा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, और उसका रूट ले लेते हैं जी एक्चुअली। यहां पे A और B की जगह F है, तो देखें जी मेरी नेट फोर्स किसके बराबर आएगी, देखो जी एक्चुअली द नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू a² + b² 2ab cos 60 डिग्री का रूट। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2f², फिर से 2f² cos 60 डिग्री कितना हो गया, हाफ, सो दैट कम्स आउट टू बी √3f। यहां पे f का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास m² है और सेपरेशन जो है वो a है एक्चुअली। ये मेरी नेट फोर्स आ गई। डायग्राम में देखा जाए तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स दी सेंटर, और यही फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी,
तो अगर ये वाला मास v स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी v से मूव कर रहा है और ये वाला मास भी v स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो ये नेट फोर्स आई है ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को स्पीड की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं बेटा जी एक्चुअली यहां पे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे ना मैं नेट फोर्स का एक्सप्रेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा जी एक्चुअली। एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। तो देखो जी, नेक्स्ट पेज पे हम आगे, अब मेरा जो रिजल्ट है वो आएगा √3 m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और राइट साइड में मेरे पास था mv स्क्वायर बाय r। देखो यहां पे एक मास तो कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। अच्छा, यहां पे ना एक और चीज जो हमको ढूंढनी पड़ेगी वो क्या है, मेरे को जो ऑप्शंस दी गई है ना वो रेडियस r के टर्म में है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जिसकी साइड a है वो ऑप्शंस में नहीं है, तो मुझे इसको भी निकालना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब आप यहां पे देखो कि मेरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, देखो यहां पे, ठीक है, जो भी हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी साइड a है, c मेरा सेंट्रॉइड है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये हाफ हो जाएगा a/2। ये मेरा r है, और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है यहां पे, तो आप लिख सकते हैं ना cos 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस कम्स आउट टू बी √3/2, सो दैट इज a/2r। तो यहां से a की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा? √3r के। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्चुअली जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो देखो जी मेरे पास क्या आएगा। So I will get this expression √3 gm by, देखो a स्क्वायर था, तो अगर a की वैल्यू √3r है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गई? v स्क्वायर बाय r। तो r चला गया यहां से, तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? gm बाय √3r। ये किसके बराबर हो गया? v स्क्वायर के। तो v की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय √3r। ठीक है जी। तो हर पार्टिकल जो है वो इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा। तो देखें जी हमारी ऑप्शन कौन सी है? थर्ड ऑप्शन है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी gm बाय √3r का होल रूट एक्चुअली। ठीक है जी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। अब देखो बेटा ये सवाल क्या कहता है जी एक्चुअली। ये सवाल कहता है कि एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ के सरफेस पे 48 न्यूटन है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी जब हम इसको कितनी हाइट पे ले जाएं? इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप सरफेस की बात करते हो और मान लो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो किसी भी बॉडी का वेट mg है, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा, जब उसको उतनी हाइट पे ले जाएंगे जहां पे r/3 रेडियस के बराबर हाइट है जी एक्चुअली, है ना जी, मतलब 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो उतनी हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वेरिएशन का हाइट के साथ जो रिजल्ट होता है वो ये होता है जी एक्चुअली, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी गिवन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस डिवाइड बाय 1 + h/r इसका होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में h की वैल्यू कितनी दी हुई है? g डिवाइड बाय 1 + h की वैल्यू कितनी लिख देंगे? r/3, और ये r है, ये स्क्वायर आ जाएगा। g नीचे आ जाएगा जी 4/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 9/16 ऑफ g। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे उतनी हाइट पे जो ग्रेविटी है वो 9/16 ऑफ दैट द सरफेस है, तो उतनी हाइट पे फिर वेट किसके बराबर हो जाएगा जी एक्चुअली? दैट विल बी mgh। यही हो गया ना जी एक्चुअली। तो इसको लिखेंगे 9/16 ऑफ mg। अब क्वेश्चन में mg की वैल्यू कितनी दी हुई है? 48 न्यूटन, है ना जी। तो यहां पे आंसर किसके बराबर आ गया? 27 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के साथ पता था तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को
बड़े आराम से कर सकते थे एक्चुअली। ठीक है जी, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल हमें कहता है कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल प्लेनेट है, रेडियस आर का, ठीक है जी, और उसके सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी है। तो आपको बताना है दो ऐसे पॉइंट्स इसने लिए, एक प्लेनेट के अंदर है और एक प्लेनेट के बाहर है, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g/4 है। और इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन है बिटवीन P एंड Q वो कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरा प्लेनेट है, ठीक है जी, जिसकी रेडियस r है। इस प्लेनेट में दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट P इनसाइड द प्लेनेट है और एक पॉइंट Q आउटसाइड है। P और Q दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के कंपैरिजन में 1/4 है। तो ये P पॉइंट तो किसी डेप्थ पे है और Q पॉइंट जो है वो बेटा किसी हाइट पे है जी एक्चुअली। तो अगर मैं डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन लिखूं तो किसके बराबर होता है ना जी, ये लिखा जाएगा GD विल बी इक्वल्स टू G मतलब D मतलब ग्रेविटी एट डेप्थ D विल बी इक्वल टू G1 माइनस G/R एक्चुअली। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू दी हुई है G/4, तो यहां की G1 माइनस D/R, तो 1 माइनस D/R किसके बराबर होगी 1/4 के। तो D की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आ जाएगी 3R/4। ठीक है जी। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वेरिएशन होता है, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी G/4 दी हुई है जी एक्चुअली, तो G 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, ये चला गया एक्चुअली यहां से। तो 1 प्लस H/R अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो 2 के बराबर हो जाएगा, तो H की वैल्यू R के। तो चलो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा पॉइंट P जो है वो 3R/4 की डेप्थ पे है और जो मेरा पॉइंट Q है वो R की हाइट पे है जी एक्चुअली। अच्छा होता क्या है ना, बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो उनको लगता है कि यार देखो P और Q में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, H प्लस D दिख रहा है, तो H की वैल्यू R निकाल ली, D की वैल्यू उन्होंने 3R/4 निकाल ली। सो द कॉमन उसका जो आइडिया हो जाता है वो ये हो जाता है कि भैया R और 3R/4 को ऐड करो, आंसर आ गया 7R/4, वो ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो चलो जी इसको टिक करके और अपना जो है आगे बढ़ते हैं जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के थ्रू जो सीखने वाली चीज है ना वो ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हैं, एक बार आपको ये बात जरूर देखनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। थिंक अबाउट दैट। इन्होंने पूछा था मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स एक्चुअली। अब आप कहोगे यार मैक्सिमम का क्या मतलब है, भी हमारे को तो देखने में लग रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस तो 7R/4 है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ये P पॉइंट आपने निकाला है ये कोई अकेला पॉइंट नहीं है जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो G/4 है। सिमिलरली Q भी कोई अकेला पॉइंट नहीं है जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू G/4 है। अगर अकेला नहीं है तो फिर क्या है, देखते हैं जी। ये देखो, मान लो ये मेरी अर्थ है, ठीक है जी, या ये प्लेनेट है। अब आपने तो ये निकाला ना कि यहां से ऊपर की तरफ, ठीक है जी, यहां से R डिस्टेंस ऊपर की तरफ एक पॉइंट Q एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आपने ये निकाला यहां से 3R/4 नीचे की तरफ एक पॉइंट P एग्जिस्ट करता है जी एक्चुअली, ये आपने निकाल लिया जी एक्चुअली। पर अगर मैं इसको सेंटर मानते हुए एक यहां पे स्फीयर ड्रॉ कर दूं ऐसे पूरा, तो इस स्फीयर के सभी पॉइंट्स अर्थ के सरफेस से 3R/4 डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/4। इसी तरह से अगर मैं इस Q पॉइंट के लिए भी एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, तो यहां पे भी सारे पॉइंट R डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो इन सभी पॉइंट्स पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, G/4 के बराबर है एक्चुअली। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं Q पॉइंट को यहां फिक्स कर लूं यहां पे, तो ये वाला P पॉइंट इसके सबसे नजदीक वाला पॉइंट था, तो 7R/4 जो हम डिस्टेंस सोच रहे थे वो सबसे
कम डिस्टेंस था। जैसे अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता तो डिस्टेंस ज्यादा ही आता ना 7r/4 से। तो मैक्सिमम कब मिलेगा? अगर मैं इस P पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ये वाला पकड़ लूं, ये वो पॉइंट है जो Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा भाई। ये डिस्टेंस आ जाएगा, पूरी रेडियस r थी, 3r/4 निकल गए तो r/4 आ गया। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी कितना आ गया? r/4। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भैया मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q विल बी किसके बराबर आ जाएगा? देखो जी, एक्चुअली r प्लस 3r/4 प्लस r/4 प्लस r/4। सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 9r/4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया था, वो 9r/4 है। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज 9r/4 एक्चुअली। ठीक है जी। तो ना सिर्फ आपको यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ और हाइट के साथ सीखने को मिलता है, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलता है कि क्वेश्चन कई बार हमें लगता है कि ये बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, तो हम लोग उसको जो है तुरंत मार्क करने की कोशिश करते हैं। आप इसको एक हैबिट बना लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करने से जस्ट पहले एक बार आपने क्वेश्चन में हल्की से नजर डाल के देख लेनी है कि यार जो पूछा था मैंने वही निकाला है, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने निकाला है और जो पूछा है वो दो अलग अलग चीजें हैं जी एक्चुअली। और ये क्वेश्चन जो है इस पॉइंट को सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जी एक्चुअली। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थ को कितनी स्पीड से घुमाएं ताकि जो इक्वेटर है ना जी, एक्चुअली इक्वेटर पे जो वेट है वो कितना हो जाए जी? प्रेजेंट वैल्यू का हाफ हो जाए। यानी किसी भी बॉडी का जो वेट है इक्वेटर पे, दैट बिकम्स हाफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली। अब यहां पे ना एक बड़ी समझने वाली बात है, जब भी हम लोग किसी बॉडी का वेट मेजर करते हैं तो अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ इस तरह से वेरी करती है। यहां पे लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट। यानी आप अर्थ के सरफेस पे कहीं हैं तो वहां पे आपका लैटिट्यूड कितना है ना जी? वो ये है। ओमेगा अर्थ की एंगुलर स्पीड है और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। यहां पे अगर हम एट प्रेजेंट देखें, प्रेजेंट एट इक्वेटर, हमारी जो अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 0 डिग्री के। तो जब आप यहां पे लैम्डा की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 इज 1, तो cos स्क्वायर 0 इज ऑल्सो 1। ये वाली जो वैल्यू है एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू है 0.0336 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी धरती तो अभी भी घूम रही है, लेकिन उसकी रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है इक्वेटर पे वो नेग्लिजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू है और जो अपेरेंट वैल्यू है दे आर नियरली इक्वल एक्चुअली। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे अर्थ की एंगुलर स्पीड इतनी चाहिए कि मेरी नई वाली अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुराने वाली अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या हो जाए जी? एक्चुअली हाफ हो जाए। तो नई अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? G माइनस नई एंगुलर स्पीड मान लो बेटा ओमेगा डैश है स्क्वायर इंटू आर। इक्वेटर पे तो ये रिलेशन आएगा और ये वैल्यू G के बराबर है। तो यहां से ओमेगा डैश स्क्वायर आर किसके बराबर हो जाएगा? G माइनस G/2 यानी कि G/2। तो ओमेगा डैश की वैल्यू किसके बराबर हो गई? G/2R इस पूरे का रूट। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा जी एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ G/2R एक्चुअली। देखो होता क्या है कि अर्थ की एंगुलर स्पीड इतनी कम है कि डेली लाइफ में ना हम उसकी रोटेशन का इफेक्ट जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। देखो मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो इक्वेटर पे आता है और वहां पे भी ये नेग्लिजिबल ही है। ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिजल्ट है ये यूजलेस है। असल में ना ग्रेविटेशन चैप्टर की यही खूबसूरती है कि यहां पे जो आप कंसेप्ट्स पढ़ते हो वो सिर्फ अर्थ के लिए नहीं पढ़ते हो ना। आप किसी दूसरे प्लेनेट पे या स्टार्स पे जाओगे तो वहां पे भी यही कंसेप्ट्स लगते हैं।
तो किसी भी एग्जामिनर के लिए ये बड़ा कॉमन होता है कि चलो जी अर्थ की एंगुलर स्पीड तो कम है। अब जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया तो इसमें इन्होंने मान लिया कि भैया अर्थ की एंगुलर स्पीड अगर मैं इतनी कर दूं तो क्या हो जाएगा। वो कोई दूसरे प्लेनेट का एग्जांपल भी ले सकते हैं ना कि कोई दूसरा प्लेनेट है जहां पे एंगुलर स्पीड की वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट है, तो वहां पे तो फिर जो आप वेट मेजर करोगे और जो ट्रू वेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इसकी वजह से। तो इसीलिए इस रिलेशन को डेफिनेटली याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बेसिकली क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो अगला सवाल है ये कहता है द मैक्सिमम हाइट attained by a particle of mass m projected vertically from the surface of earth of radius r with an initial velocity v is given by। तो सिचुएशन क्या है बेटा, देखो जी एक्चुअली द सिचुएशन इज लाइक दिस कि आपने अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी से, v, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। देखो बड़ा सीधी सी बात है, इस पार्टिकल के पास जब तक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी ये हाइट गेन करता रहेगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तभी हम मानेंगे कि इसने जो हाइट अटेन कर ली है वो बेसिकली मैक्सिमम है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा तो उसकी कंडीशन क्या है। उसकी कंडीशन है कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी जी एक्चुअली। अब यहां पे ना इसको मैं निकालूं कैसे। अब इस तरह के क्वेश्चंस में या इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो फोर्स वर्क डन कर रही है वो सिर्फ ग्रेविटी है, और ग्रेविटी किस तरह की फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस ही सिस्टम में वर्क डन कर रही हो तो आप यहां पे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहने वाला बेटा, कांस्टेंट रहने वाला है, नंबर एक। नंबर दो, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो इसका मतलब ये हुआ के आई प्लस यू आई विल बी इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। अब अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी माइनस जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी जी एम एम नेगेटिव साइन के साथ, और सेंटर से उसका डिस्टेंस आर प्लस एच है, तो मैंने ये लिख दिया जी एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में वो h है जो हमें निकालना है, बट होता क्या है ना, वैसे तो इक्वेशन बन गई है, इसको कई बार ना बच्चों को सिंप्लीफाई नहीं करना आता, इस वजह से भी उनका आंसर उस फॉर्म में नहीं आ पाता जिस फॉर्म में उन्होंने पूछा हुआ है जी एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को ताकि v स्क्वायर आ जाए और ये बन जाएगा माइनस 2gm बाय आर, और इधर आ जाएगा माइनस 2gm बाय आर प्लस एच। जब भी आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करते हो ना, और जहां पे भी ये कैपिटल जी कैपिटल एम आता है, वहां पे ना आप एक बड़ा सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। कैपिटल जी कैपिटल एम को हमेशा लिखा जा सकता है जी आर स्क्वायर फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे ना मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन बहुत हो जाती है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो जी मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। मेरी इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर माइनस जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, है ना। एक आर कैंसिल हो गया एक्चुअली। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर माइनस 2gr दैट इज माइनस 2gr स्क्वायर बाय आर प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे एक्सप्रेशन को इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन के साथ इंटरचेंज कर लेंगे जी एक्चुअली, है ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे आ जाएगा देखो आर प्लस एच, और यहां पे आ गया माइनस 2gr स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस 2gr। ये आ गया जी एक्चुअली। यहां से h की वैल्यू देखो जी कितनी आ जाएगी, माइनस 2gr स्क्वायर बाय
वी स्क्वायर माइनस 2gr माइनस आर। एलसीएम लेंगे तो माइनस 2gr स्क्वायर, फिर माइनस वी स्क्वायर आर प्लस 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस 2gr। देखो जी 2gr स्क्वायर यहां से कट गया। अगर मैं न्यूमिनेटर का माइनस डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर लूं तो मेरा h का एक्सप्रेशन बन जाएगा वी स्क्वायर आर बाय 2gr माइनस वी स्क्वायर। हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को वी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा जी r डिवाइडेड बाय 2gr बाय वी स्क्वायर माइनस 1। ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में ये ऑप्शंस में हमें दिया हुआ था जी एक्चुअली। तो देखो जी कौन सी ऑप्शन आंसर बन जाएगी हमारी, r डिवाइड बाय 2gr बाय वी स्क्वायर माइनस 1। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट विल बी नथिंग बट द सेकंड ऑप्शन एक्चुअली। देखो जब भी ना आप पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करते हो तो उसके अंदर ना एक बड़ा कॉमन ट्रेंड होता है कि पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के भी क्वेश्चंस होंगे। तो इसी कारण से जहां कहीं पे भी आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ डील कर रहे हो तो वहां पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोच सकते हो। जैसे हमें कैसे पता चलता है, कोई भी सिस्टम है जिसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम कर रही हो, उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है यार रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ आर इंक्रीज्ड बाय 0.5%। ठीक है, और इन्होंने ना 3 स्टेटमेंट्स बताई है जिसमें हमें बताना है कि भैया ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे पहली स्टेटमेंट है कि जी घट जाएगी, एस्केप वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी। देखो जब ना स्मॉल चेंजेस होते हैं, जैसे कोई रिलेशन है 2 क्वांटिटीज के बीच में या 3 क्वांटिटीज के बीच में, और उसमें स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं और उनको आपस में रिलेट करना है, इसके लिए आप हमेशा ना एरर के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो जैसे आपकी कोई क्वांटिटी x है, इट इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर n और b की पावर m। तो स्मॉल चेंजेस के लिए आप लिख सकते हो डेल्टा x बाय x इज n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। ये लिख सकते हो जी आप एक्चुअली। तो अगर मैं इस्तेमाल करूं इसी कंसेप्ट का तो देखो जी मेरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको लिखा जा सकता है gm r की पावर -2। gm बाय r स्क्वायर होता है, तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से इसको इस तरह से लिख लिया कि मास की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है और रेडियस की पावर -2 के। तो स्मॉल चेंजेस के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है वो कितना आएगा, देखो मास की पावर 1 है तो उसके लिए तो डेल्टा m बाय m आएगा, पर रेडियस की पावर -2 है तो -2 डेल्टा r बाय r आएगा। अब ये मेरे पास 0.5 है और ये भी रेडियस के लिए भी 0.5 है, तो नेट ना ये 0.5 बच जाएगा पर नेगेटिव में। देखो नेगेटिव आने का मतलब साफ है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप मास और रेडियस दोनों को 0.5% से चेंज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी एक्चुअली। अब बारी आती है दूसरे की, एस्केप वेलोसिटी। बेटा देखो एस्केप वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है √2gm बाय r। इसका मतलब ये हुआ इट इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर हाफ लेकिन रेडियस की पावर -1/2। तो यहां पे डेल्टा वीई बाय वीई किसके बराबर आ जाएगा, हाफ डेल्टा m बाय m माइनस हाफ डेल्टा r बाय r के बराबर आ गया। देखिए अब यहां पे मास में भी कितने का चेंज है, 0.5% का, और रेडियस में भी कितने का चेंज है, 0.5 का। तो नेट चेंज कितना आया जी एक्चुअली, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्केप वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मास और रेडियस दोनों को 0.5% से बढ़ाएंगे, एस्केप वेलोसिटी सरफेस से चेंज नहीं होगी जी एक्चुअली। अब इसमें जो तीसरा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है -gmm बाय r।
इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 1 रेडियस की पावर -1। सो डेल्टा यू बाई यू कितना हो जाएगा, देखो जी एक्चुअली दैट विल बी डेल्टा एम बाई एम माइनस डेल्टा आर बाई आर। अब डेल्टा एम बाई एम 0.5 है, डेल्टा आर बाई आर भी 0.5 है, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी चेंज नहीं करेगी। तो इसमें जो ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट्स दी हैं वो यहां पे तीनों ही ट्रू हैं, तो हमारा जो आंसर है वो बेटा क्या बनेगा, देखो जी एक्चुअली, है ना जी, ऑप्शन नंबर 3 एक्चुअली। ठीक है जी, तो वो बन जाएगा कि ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी एक्चुअली। ये क्वेश्चन देखते हैं जी, बढ़िया सवाल है जी एक्चुअली, AIPMT 2014 में भी आया हुआ है। इसमें सबसे पहले ना इन्होंने ब्लैक होल की डेफिनेशन डिफाइन की है कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट जो है वो भी एस्केप नहीं कर सकती इसके सरफेस से। फिर सवाल क्या है, टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल। यानी अगर हम अर्थ को ब्लैक होल बनाना चाहते हैं तो हमें उसे कंप्रेस करना पड़ेगा। तो हम उसे कंप्रेस करके कितनी रेडियस से कंप्रेस करें कि उसके सरफेस से भी लाइट एस्केप ना कर सके। देखो बेटा एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r एक्चुअली। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लाइट भी ना एस्केप कर सके, यानी स्पीड ऑफ लाइट भी कम पड़ जाए जी एस्केप करने के लिए। तो एस्केप वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन c, लिमिटिंग कंडीशन में बराबर ले लो। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहां पे रख देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर 2gm/r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां से रेडियस की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 2gm/c स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम लोग ना श्वार्ज़शील्ड रेडियस भी बोलते हैं अगेंस्ट द साइंटिस्ट, क्योंकि जिन्होंने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था एक्चुअली। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो मिनिमम रेडियस है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2gm/c स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यू दी हुई है, जैसे g की वैल्यू मुझे पता है वो होती है जी 6.67 10⁻⁻11। अर्थ का मास इन्होंने दिया है 5.98 10⁻24 kg। c को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻16। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाने के लिए आप पावर्स को ही देखो, 16 और 11 में लाके 27 होगी ना, नेगेटिव में पावर ये 24 है, तो -3 बच गई जी एक्चुअली आपके पास। बाकी नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये नियरली हमारे पास आ जाता है 9 × 10⁻³ मीटर, है ना जी। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं जी एक्चुअली। सो द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू थर्ड ऑप्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपको ना अर्थ का सारा मास 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर में डालना पड़ेगा, तब जाके ये ब्लैक होल बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेन्युइन ब्लैक होल्स होते हैं जिनके साइजेस हमारे अर्थ से, हमारे सन से भी बड़े होते हैं, तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि वो कितने ज्यादा उनके अंदर मासेस होते होंगे एक्चुअली, है ना जी। दे आर द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है ये, देखो क्या है कि ये कहता है कि एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स है और इस हाइपोथेटिकल यूनिवर्स के अंदर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो डिस्टेंस या रेडियस के साथ ऐसे वेरी करती है km/r³। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स में तो r² के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, वहां पे r³ के साथ। तो इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में एक सैटेलाइट किसी प्लेनेट के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है और उसका टाइम पीरियड t है। तो टाइम पीरियड t में और रेडियस r में क्या रिलेशन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम्स के अंदर, पर बच्चों को कई बार ये बड़ा तंग भी करते हैं जी एक्चुअली। तंग क्यों करते हैं मैं बताता हूं। देखो जी एक्चुअली मान लो ये मेरा प्लेनेट है, ठीक है जी, सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है तो डिस्टेंस आप रेडियस के बराबर मान सकते हो जी एक्चुअली, है ना। डिस्टेंस यू कैन से क्लोज टू रेडियस। इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगी। यही मेन कंसेप्ट है
कि मेरे पास जो फोर्स लगेगी दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mg और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर। तो चलो m तो चला गया। g का एक्सप्रेशन कितना दिया इन्होंने, km बाय आर क्यूब। तो यहां किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो इससे पता चलता है कि जो ओमेगा स्क्वायर है ना इस केस में वो r की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। अब जो मेरा टाइम पीरियड होता है किसी भी सैटेलाइट का वो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा जी एक्चुअली। तो इसका मतलब दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो इस यूनिवर्स में सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है बेटा, आर स्क्वायर के। यहां पे क्या होता है ना, क्योंकि एग्जामिनर जब फोर्स के एक्सप्रेशन को ही चेंज कर देता है तो आपको ना बेसिक कंसेप्ट्स लगा के सारे रिजल्ट्स जो है वो डिराइव ही करने पड़ते हैं। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बाकी तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग सैटेलाइट मोशन पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग याद करके रखते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो ऑर्बिट के रेडियस की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। उससे भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड क्या होता है कि आप फोर्स के एक्सप्रेशन को चेंज कर दो तो उसमें जितने भी रिजल्ट्स आपने याद किए हुए हैं वो एक किस्म से आपके लिए बेकार हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट फोर्स के नए एक्सप्रेशन को लेके दोबारा डिराइव करने पड़ते हैं। और आजकल जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह के कंसेप्ट्स पे ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू शिफ्ट अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r टू अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। कहने का मतलब हमें एक सैटेलाइट को ना उसके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर शिफ्ट करना है। पहले वाले ऑर्बिट का रेडियस 3r है और दूसरे वाले ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर है बेटा, 4r के। जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना होता है तो नॉर्मली ना बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली या तो गलत करते हैं या उनको बहुत सारी ना मिसकंसेप्शंस होती हैं। अच्छा, उसका रीजन ये होता है कि एक सिचुएशन में जो उन्होंने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकाला होता है उसको वो एज अ फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं। नेवर डू दैट एक्चुअली, ऑलवेज सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग कंसेप्ट। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगर आपने निकालना है ना तो हमेशा एक ही तरीके से निकालना है, और मैं बताता हूं वो तरीका क्या है। वो तरीका है कि आपने हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे जो सारी फोर्सेस का वर्क डन है वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है एक्चुअली। अब जब मैं इस सैटेलाइट को शिफ्ट करूंगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इस पे लगेंगी बेटा दो फोर्सेस। कौन कौन सी दो फोर्सेस लगेंगी इस पे, देखो जी एक्चुअली फर्स्ट फोर्स विल बी जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरी जो बंदा इसको शिफ्ट कर रहा है जी एक्चुअली एक्सटर्नल एजेंट। तो इसका मतलब वर्क डन में दो टर्म्स आएंगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक और चीज, ग्रेविटी तो भाई कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जो वर्क डन है वो किसके बराबर लिख सकते होते हैं, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास देखो जी क्या आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन यहां पे किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल। किसी भी सैटेलाइट के लिए मैकेनिकल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है जी एक्चुअली, दैट इज बीइंग गिवन बाय माइनस जी मास ऑफ द प्लेनेट मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अब जरा ध्यान से देखें, इनिशियली ऑर्बिट का रेडियस कितना था 3r, फाइनली ऑर्बिट का रेडियस कितना है 4r। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, देखो जी एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी माइनस GMM। फाइनल ऑर्बिट जो है उसका रेडियस 4r है। इसी तरह से जब आप इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे तो वहां पे ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर है जी एक्चुअली
3r के बराबर है एक्चुअली। तो यहां पे हमारे पास आ गया माइनस जी एम एम बाई 8r प्लस जी एम एम बाई 6r। इसमें आप एक काम करो, जी एम एम है ना जी, ले लो तो ये टर्म बच जाएगी 1/8r माइनस 1/6r। सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस जी एम एम, नीचे आ गया जी 24r, अंदर आ गया जी 3 माइनस 4। सो फाइनली द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1/24 जी एम एम बाय आर। तो इसीलिए आपका जो आंसर है दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है जी। अच्छा होता क्या है ना, मैं बताता हूं कि अलग अलग सिचुएशंस में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अलग अलग आ सकता है। जैसे आप कोई ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हो सिस्टम की, तो उन सिचुएशंस में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मान लो नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटी आ गया, यानी सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। तो कई बार ना बच्चे इसको इस तरह से याद कर लेते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, तो फिर कई बार वो जो है उन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। तो एक थंब रूल है कि आपने कभी भी ना एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो वर्क एनर्जी पावर में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो, कहीं पे भी हो एक्चुअली, हमेशा जो है राइट डाउन वर्क एनर्जी थ्योरम और उसमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन लिखो, बाकी फोर्सेस के वर्क डन लिखो, उन सबका सम काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर लिखो। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस तरह से रिलेट किया जा सकता है, तो उसके बाद आप वहां से एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है जी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि एक पार्टिकल है मास m का, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with constant speed in x direction at a distance b from x axis। ठीक है जी। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, वो एरिया a1 और a2 स्वीप कर रहा है। a1 एरिया स्वीप कर रहा है t1 से t2 के बीच में, और a2 एरिया स्वीप कर रहा है t3 और t4 के बीच में। हमें टाइम इंटरवल और एरिया का रिलेशन जो है वो देखना है यहां पे कि कौन सा सही है। देखो एक सिंपल सी बात है, जब भी हम ये बात करते हैं ना कि पोजीशन वेक्टर इज स्वीपिंग एरिया, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार कैप्लस सेकंड लॉ में ऐसा कुछ पढ़ा था कि कैप्लस सेकंड लॉ में ये था कि जो किसी भी प्लेनेट का पोजीशन वेक्टर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन, इट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल, यानी उसकी एरियल वेलोसिटी, एरिया स्वीप करने का जो रेट है दैट इज एरियल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, कैप्लस के लॉ जो थे वो बेसिकली उन्होंने जो प्लैनेट्स की पोजीशंस देखी है ना जी, और उसके बाद उन्होंने जब उनके डायग्राम्स बनाए, सो दे वर मोर ऑफ ज्योमेट्रिकल। बाद में न्यूटन ने जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया, तो उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना एरिया पर यूनिट टाइम स्वीप करता है, उस एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है। द एक्सप्रेशन फॉर द एरियल वेलोसिटी इज L/2m। L हो जाता है उस पॉइंट जहां से पोजीशन वेक्टर बनाया गया है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और m हो जाता है मास ऑफ द पार्टिकल। अब प्लैनेट्स के केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन के सेंटर से पास करती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि उस फोर्स की टॉर्क क्या हो जाएगी, 0। अगर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट हो गया तो एरियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि कैप्लस का जो सेकंड लॉ है इट इज बेसिकली अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब वो दूसरी जगह पे भी लगाया जा सकता है जहां पे सन और प्लैनेट जैसा कोई सिस्टम ना हो। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई, 0। एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी क्या हो गई, 0। अब किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी 0 है, और अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि इस पार्टिकल के लिए भी
आप जब इसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसे इसने एरिया A1 कवर किया किस टाइम इंटरवल में, T2 माइनस T1 में। एरिया A2 कवर किया किस टाइम इंटरवल में, T4 माइनस T3 में। ये दोनों सेम रेट से कवर किए इसने, तो एरियाज और टाइम इंटरवल्स के बीच का ये रिलेशन मिल जाएगा जी एक्चुअली। अगर ये दोनों टाइम इंटरवल बराबर होते हैं तो एरिया भी बराबर होंगे, और अगर कोई टाइम इंटरवल बड़ा होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया भी बड़ा होएगा। अब जैसे पहले वाला केस देखो, इन्होंने बोला है कि जो सेकंड वाला टाइम इंटरवल है ये वाला, ये इससे बड़ा है, तो A2 बड़ा होना चाहिए, पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, A1 बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे वाले में बोला है कि T2 माइनस T1 बड़ा है, तो फिर ये वाला अगर यानी पहले वाला टाइम इंटरवल बड़ा है तो एरिया A1 बड़ा होना चाहिए, वो सही बोला जी एक्चुअली। तो इसीलिए यहां पे कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, सेकंड। टाइम इंटरवल बराबर होते तो एरिया बराबर होता, नहीं तो जो टाइम इंटरवल बड़ा है उसी में एरिया भी ज्यादा कवर किया होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपलस का सेकंड लॉ था, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसिक्वेंस था, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लैनेट्स वाले केस में लगाया जा सकता है, किसी भी ऐसे मोशन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व हो। तो उसी पॉइंट से जब आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, दैट विल स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है जी, तो चलिए बढ़िया सवाल था जी एक्चुअली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेनेट ना सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब वो सन से r1 डिस्टेंस पे है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, r2 डिस्टेंस पे है तो वेलोसिटी कितनी है बेटा उसकी, v2। और हमें ना r1 v1 और r2 v2 इनके बीच के रिलेशंस जो हैं वो बताने हैं एक्चुअली। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हमारे पास कोई प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस प्लेनेट पे जो फोर्स लग रही है ना, वो सन के सेंटर से पास करती है जी एक्चुअली। तो यहाँ पे टॉर्क जीरो होने के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा जी एक्चुअली, कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यानी कि दोनों पोजीशंस के एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए। देखो एंगुलर मोमेंटम को किसी पार्टिकल के लिए किसी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। आर उस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर का वैल्यू हो जाता है, पी मोमेंटम हो गया, और थीटा आर और पी के बीच में हो गया, एंगल कितना होता है। अब यहां पे जो आर और वेलोसिटी के अंदर एंगल है वो 90 डिग्री है, और यहां पे जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा दैट इज एक्चुअली 150 डिग्री। तो जब मैं यहां पे 1 वाली पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं, पोजीशन वेक्टर r1 है, मोमेंटम mv1 है, और क्योंकि एंगल मेरा 150 डिग्री था तो साइन 150 डिग्री आ गया। सिमिलरली जब L2 लिखूंगा R2, मोमेंटम mv2, और यहां पे एंगल 90 डिग्री था तो साइन 90 डिग्री आ गया। देखो जी m तो चला गया, फॉर एग्जांपल यहां से R1 V1 साइन 150, अगर वैल्यू डायरेक्टली पता तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको 180 माइनस 30 करके लिख सकते हैं एक्चुअली, और यहां से आ जाएगा R2 V2। अब जो साइन है ना, साइन 180 माइनस थीटा ना साइन थीटा ही होता है एक्चुअली, तो मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर लिख सकता हूं R1 V1 साइन 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा R2 V2। तो ये हो गया जी R1 V1 साइन 30 डिग्री हाफ है, सो दैट इज R2 V2। तो यहां से R1 V1 किसके बराबर आया, 2R2 V2। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया R1 R2 V1 V2 के अंदर एक्चुअली। तो हमारी जो ऑप्शन है डेफिनेटली कौन सी ठीक हो जाएगी, देखो जी एक्चुअली R1 V1 इज 2R2 V2, सो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर एक्चुअली। ठीक है जी, सो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है एक्चुअली। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें इन्होंने ना फोर्स का सेपरेशन के साथ जो रिलेशन होता है उसको चेंज कर दिया, बट फोर्स अभी भी कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रल फोर्स है। यानी फोर्स लगेगी तो दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही, लेकिन जो हम पढ़ते थे फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r² के साथ वेरी करती है, ये कह रहे हैं कि वो फोर्स हमारी किसकी तरह वेरी करेगी जी, 1/r³। तो अगर हमारे सन और प्लेनेट के बीच में ऐसी फोर्स लगती है तो कैपलस के कौन से लॉज जो हैं वो होल्ड करेंगे। देखो बड़ी सीधी सी बात है
क्योंकि फोर्स अभी भी सेंट्रल फोर्स है, तो टॉर्क जो है सेंटर ऑफ सन के अराउंड अभी भी जीरो है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अभी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अभी भी पोजीशन वेक्टर जो एरिया स्वीप करेगा वो सेम आएगा जी, है ना, सेम रेट से करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो केपलर लॉ है एरिया का वो तो अभी भी होल्ड करेगा, क्योंकि इसके होल्ड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए बस, और एंगुलर मोमेंटम इस केस में भी कंजर्व्ड है। जो टाइम पीरियड वाला रिलेशन है ना जी एक्चुअली वो नहीं होल्ड करेगा। क्यों नहीं होल्ड करेगा? देखो जी एक्चुअली आप जो फोर्स लोगे इसका इस्तेमाल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए करोगे। चलो मान लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए कि मेरा सर्कुलर ऑर्बिट है, तो मेरे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो आ गया मान लो k बाय आर क्यूब, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर की पावर 4, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर हो गया ना बेटा। अब जो टाइम पीरियड होता है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और केपलर का जो लॉ ऑफ पीरियड था वो ये था कि टाइम पीरियड जो है वो सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होएगा। तो कुछ भी आप कर लो पावर 3/2 तो नहीं आएगी ना एक्चुअली। इसका मतलब ये वाला लॉ अब नहीं होल्ड कर पाएगा। तो यानी कि सेंट्रल फोर्स होने के कारण से एरिया वाला जो केपलर्स लॉ है वो अभी भी होल्ड कर रहा है, बट टाइम पीरियड वाला एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है बेसिकली वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगी, क्योंकि वो अभी भी होल्ड कर रहा है बट पीरियड वाला जो लॉ है वो नहीं होल्ड कर पा रहा है एक्चुअली। ठीक है जी, नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है एक्चुअली। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है हमें क्या कहता है, देखो जी एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व अबाउट सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसकी माइल्स में एवरेज डिस्टेंस इतनी दी हुई है 93 मिलियन माइल्स एक्चुअली। टाइम पीरियड इतना दिया हुआ है। अर्थ पे ना कोई और फोर्स नहीं लग रही है एक्चुअली। तो देखो एक सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्योंकि टॉर्क सेंटर ऑफ सन के अराउंड जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। तो ये चीज तो क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। दूसरी बात, जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव है, और उसके अलावा कोई और फोर्स लग नहीं रही। इसका मतलब यहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, वो भी क्या रहने वाली है बेटा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन जब अर्थ रिवॉल्व करते करते सन के अराउंड घूमेगी तो उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो नजदीक आएगी यहां से यहां, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घट जाएगी, तो ऑटोमेटिकली टोटल एनर्जी कंजर्व करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्लेनेट जो है या जो अर्थ है वो जितनी बार सन के नजदीक आ रही होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, दूर जा रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। तो यहां पे ये नहीं कह सकते ना कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसीलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी एक्चुअली, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा जी एक्चुअली। आई बात समझ में जी एक्चुअली। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो जी हमें क्या कहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin, और resulting gravitational potential due to system at the origin will be, है ना, नीट 2013 में आया हुआ सवाल है जी। देखो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि किसी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है जी एक्चुअली माइनस GM/r के बराबर। m मास ऑफ द पार्टिकल हो जाता है और r जो है पार्टिकल से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल जो है ना वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। यानी कि अगर आपको मल्टीपल मासेस की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो पहले आप किसी एक मास की वजह से लिख लो, फिर दूसरे की वजह से लिख लो, इस तरह से आप सभी मासेस की वजह से लिख जाओ।
स्केलर है तो ऐड करने में दिक्कत भी नहीं होती। हमारी जो सिचुएशन है, पहले हम उस सिचुएशन को देखते हैं। देख ली, सिचुएशन इस तरह से है कि एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन हो गया। देख ली, एक मास आपने 2 kg का यहां रखा हुआ है जिसके लिए x की वैल्यू 1 मीटर है। फिर दूसरा मास 2 kg का आपने कहां रखा हुआ है जहां पे x की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है। फिर आपने 2 kg का मास कहां रखा हुआ है जहां पे x की वैल्यू 4 मीटर है, फिर 8 मीटर है। तो इस तरह से जो है बेसिकली आपने इनफाइनाइट मासेस रखे हुए हैं। अब मुझे ओरिजिन पे निकालना है पोटेंशियल। तो आप एक सिंपल सी बात सोचो कि मेरा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा। देखो, पहले अगर मैं इस वाले मास की वजह से लिखूं, ये मास तो 2 kg है पर डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये लिखा जाएगा माइनस जी, मास की जगह 2 आ गया, डिस्टेंस की जगह 1। फिर इससे अगले वाले के लिए देखो, मास तो इसका भी 2 है लेकिन डिस्टेंस भी इसका 2 है। फिर तीसरे वाले के लिए देखो, मास 2 है, डिस्टेंस 4 है। तो इस तरह से आप टर्म्स आगे लिख सकते हो। एक्चुअली इसमें अगर मैं माइनस 2g कॉमन ले लूं तो मेरी टर्म बचती है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इस तरह से। अच्छा, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? देखो बेटा, अगर हमारे पास कोई ऐसी सीक्वेंस हो जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है तो उसी को हम लोग जीपी बोलते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू आ रही है हाफ। थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, उसकी वैल्यू भी हाफ आ रही है। तो उसके बाद अगर आप इससे अगली टर्म भी लिखते, वो होती 1/8 और 1/4, उसकी भी रेशियो लेते तो 1/2 आती। तो आप देखोगे कि यहां पे ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहां पे जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, ये तो 1 है। कॉमन रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर लो या थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म कर लो, है तो सेम ही। कॉमन रेशियो यहां पे हाफ है जो कि लेस देन 1 है। ठीक है जी। अब ये जो जीपी है ये फाइनाइट टर्म्स की जीपी नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन ओवर हियर। जब भी इनफाइनाइट जीपी हो और कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो ऐसी जीपी का सम लिखा जा सकता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। यहां पे a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू हाफ है, तो ये 2 आ जाएगा जी। एक्चुअली इसका मतलब ब्रैकेट में जितना भी आपने टर्म लिखा हुआ है इन सबको जोड़ के 2 आता है, बाहर भी 2 माइनस 2g है। तो इसका मतलब सॉल्व करके ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -4g। तो एक चीज तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन वैसे आसान है कि मुझे सिर्फ पोटेंशियल ही लिखना था, लेकिन इसके अंदर अगर हमें जीपी का ये एक्सप्रेशन नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड। तो इसीलिए आपको ना जीपी का एक्सप्रेशन याद रखना चाहिए कि कई बार कोई बहुत ही रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन हो पर अगर आपका जीपी का एक्सप्रेशन अगर आप भूल गए तो हमारा वो आंसर जो है फिर नहीं निकल पाता। अच्छा, मोस्टली हमें ना इनफाइनाइट जीपी का ही फॉर्मूला चाहिए होता है, फाइनाइट टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती उसके फॉर्मूले की। तो इनफाइनाइट जीपी का एक ही फॉर्मूला है, वो भी जब रेशियो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, और वो होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है जी, इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट सेज कि 2 बॉडीज हैं जिनके मासेस क्या क्या हैं बेटा, m और 9m है। देखिए इनको प्लेस किया है हमने r डिस्टेंस पे। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक ऐसे पॉइंट पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है जहां पे इनका ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाता है नेट। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट हैं। निकालना तो अल्टीमेटली पोटेंशियल ही है, लेकिन निकालना उस पॉइंट पे है जहां पे फील्ड 0 है। इसका मतलब पहले मुझे यहां पे फील्ड देखना पड़ेगा कहां पे 0 है। अब यहां पे ना मान लो कि मैं ये 2 मासेस ले लेता हूं। देखो ये मेरी स्ट्रेट लाइन है जिसपे ये दोनों मासेस रखे हुए हैं। एक मास m है और दूसरा मास कितना है, 9m है, और इनके बीच का सेपरेशन मान लो r है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब किसी भी मास की वजह से, पॉइंट मास की वजह से जो r डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड में, वो किसके बराबर होता है, gm/r²। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो इस कारण से फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी मास होती है। मतलब जैसे ये वाला मास है, इस पॉइंट पे इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा,
इस पॉइंट पे इसकी तरफ होएगा और इस पॉइंट पे भी इसकी तरफ होएगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला मास लूं तो इस पॉइंट पे इसकी तरफ होएगा, इस वाले पॉइंट पे भी इसकी तरफ होएगा और इस वाले पॉइंट पे इसकी तरफ। अब अगर एक चीज ध्यान से देखें, जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं मासेस के, वहां पे दोनों फील्ड्स जो आ रहे हैं मासेस की वजह से वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो तो कैंसिल ही नहीं हो सकते। तो कैंसिल अगर होंगे तो कहां पे होंगे? इनके बीच में किसी पॉइंट पे। मान लो ये P पॉइंट M से X डिस्टेंस पे है, तो 9M से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बेटा? R माइनस एक्स। दूसरी बात, ये जो M का फील्ड है मैग्नीट्यूड में यहां पे E1 है और 9M वाले का कितना है? E2। देखो P पॉइंट पे दोनों फील्ड हैं तो अपोजिट ही, अगर इनको कैंसिल होना है तो इनके मैग्नीट्यूड भी क्या होने चाहिए? बराबर। तो इसका मतलब साफ है कि अगर P पॉइंट पे फील्ड 0 है तो E1 किसके बराबर हो जाना चाहिए? E2 के। इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके E1 E2 लिखेंगे। देखो जी, E1 M की वजह से है, मास M है, डिस्टेंस x है। E2 किसकी वजह से बेटा? 9M की वजह से, उसका डिस्टेंस कितना है? R माइनस एक्स है। देख ली, G और M चले गए यहां से। अगर मैं पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लूं तो 1/x किसके बराबर आया? 3 डिवाइड बाय R माइनस एक्स। यहां से R माइनस एक्स कितना आया? 3x। तो x की वैल्यू आ गई R/4। मुझे वो पॉइंट मिल गया जहां पे इनका ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर है बेटा? 0 के। अब यहां से मुझे क्या करना है कि पोटेंशियल लिखना है। सॉल्व नहीं हो गया क्वेश्चन ये, मुझे वो पॉइंट मिल गया जहां पे इनका पोटेंशियल लिखना है। एक्चुअली वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देख ली, अब जैसे यही सिचुएशन है ना आपके पास, अब ये ज्यादा काम नहीं है। देखो देख ली, ये 9M है, ये आपका M है, ये P पॉइंट है। अगर यहां से R/4 है तो 9M से R माइनस R/4 यानी 3R/4 हो गया। किसी पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है जी? -GM/R। तो इसीलिए P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना हुआ? स्मॉल m की वजह से मास तो M है लेकिन डिस्टेंस R/4 है, और 9M की वजह से मास 9M है और डिस्टेंस कितना है? 3R/4 है। देख ली, 3 3 9, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया? देखो देख ली, पहली टर्म आ गई -4GM/R और दूसरी -12GM/R, हेंस -16GM/R के बराबर एक्चुअली। तो उस पॉइंट पे जहां पे हमारा जो पोटेंशियल है वो बेसिकली निकालना था, वो किसके बराबर आया जी? एक्चुअली -16GM/R। तो हमारा आंसर किसके बराबर होगा? देखो जी, एक्चुअली द आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो जहां पे फील्ड 0 है वहां पे पोटेंशियल कितना हो गया? -16GM/R। अच्छा, इससे ना एक और बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है दिमाग में आता है कि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि इज इट पॉसिबल कि किसी पॉइंट पे फील्ड 0 है पर पोटेंशियल 0 नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है। उल्टा भी हो जाता है कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है या फील्ड 0 नहीं है। देखो, पोटेंशियल 0 दो तरह से हो सकता है। मासेस के केस में क्योंकि दोनों मासेस पॉजिटिव होते हैं तो उनके पोटेंशियल कैंसिल तो नहीं करेंगे, पर क्योंकि पोटेंशियल को हमेशा रेफरेंस के बेसिस पे लिखा जा सकता है तो आप पोटेंशियल का 0 रेफरेंस किसी भी पॉइंट पे मान सकते हैं। ठीक है जी। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मासेस की जगह चार्जेस लेते हो वहां पे अलग बात होती है, क्योंकि चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक चार्ज आपका प्लस होता है, माइनस होता है, तो दे कैन कैंसिल देयर पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एक्चुअली। ठीक है जी। तो चलिए, खैर आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी नीट की तैयारी में ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल होगा। देख ली, है ना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।